फिल्म की शुरुआत में हम एक सैनिक को देखते हैं जिसके हाथ में एक नक्शा है। सैनिक की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, वो थका हुआ है और बुरी तरीके से प्यासा भी है। सैनिक उस नक्शे को कांच की बोतल में वापस रख देता है और अपने भारी लोहे के कवच और तलवार को उतारकर वहीं फेंक देता है। रेगिस्तान में आगे बढ़ते हुए उस सैनिक के साथ एक बच्चा भी है। उनके पास अब पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो चुकी है। तभी वो सैनिक तपते रेगिस्तान में एक आकृति को देखता है। सैनिक उस आकृति के पास पहुंचता है। ये वही निशान है जिसे सैनिक नक्शे में ढूंढ रहा था। इस बात को सत्यापित करने के लिए सैनिक कांच की वही बोतल बाहर निकालता है जिसमें उसने नक्शे को रखा था, लेकिन बोतल का ढक्कन खींचने वाला धागा टूट चुका है, यानी बोतल अब नहीं खुलेगी और नक्शा बोतल में ही रह जाएगा। सैनिक उस बोतल को रेत पर देख के मारता है, पर बोतल रेत की चोट से कहाँ टूटने वाली थी। वैसे भी सैनिक हर वो चीज जो सख्त हो सकती थी पीछे छोड़ आया था। सैनिक अब बोतल अपने माथे पे हल्के से मार के सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। तभी उसे ख्याल आता है कि इंसानी खोपड़ी पर मारकर बोतल को खोला जा सकता है। सैनिक बच्चे की तरफ देखता है और बच्चे को अपने पास बुलाता है और बच्चे को अपने आगे करके चुपचाप खड़े होने को कहता है। बच्चा पीछे मुड़कर देखता है, पर सैनिक चिल्लाकर बोलता है, मैंने कहा ना पीछे मत देखना। सैनिक अब कांच की बोतल को एक हाथ में उठाकर बच्चे के सर पे मारने की हिम्मत जुटाने लगता है और उसके अंदर के लालच और जमीर में एक जंग शुरू हो जाती है। वो मासूम बच्चा सहमा सा अपनी मौत का इंतजार कर रहा है और जैसे ही वो सैनिक उस बच्चे के सर पे बोतल मारने वाला होता है कि तभी सीन एक आदमी पर जा लगता है जो अपने लैपटॉप पर बैठा एक कहानी की रचना कर रहा है, जिसका एक अंश हम अभी देख रहे थे। वो बच्चा, वो सैनिक, वो कांच की बोतल, इसी की रचना थी। वो आदमी पीछे मुड़कर दीवार की तरफ देखता है, पर वहाँ कुछ नहीं है, बल्कि पूरा हॉल खाली पड़ा है। वो लेखक एक जाम उठाकर कुछ घूंट अपने लबों पर शराब के लगाता है कि तभी वो देखता है कि अंधेरे के दामन में छिपी एक काली परछाई 2 सीढ़ियों पर खड़ी उसे देख रही है। लेखक टेबल लैंप को उस परछाई पर डालता है, पर वो परछाई अब गायब है। लेखक कुछ समझ ही रहा होता है कि वो परछाई एक बुरी आत्मा का रूप लेकर लेखक के पीछे खड़ी हो जाती है। लेखक चौंक कर पीछे देखता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है। पूरा रूम सिर्फ एक सन्नाटे से भरा है। लेखक अब एक गत्ते का बॉक्स खोलता है, जिसमें उसे एक लकड़ी का बॉक्स और कुछ तस्वीरें दिखाई पड़ती है। उनमें से एक तस्वीर में लेखक की माँ एक पेड़ के सहारे खड़ी मुस्कुरा रही है। इसके बाद हम 2 डिब्बे देखते हैं, जिसमें लेखक के माँ और पिता की चिता की राख है। साथ ही वहाँ एक होटल का कार्ड भी है। अगले सीन में हम लेखक को उसी होटल के बाहर देखते हैं। वहाँ एक आदमी है जो अपनी कार पर कुछ काम कर रहा है। लेखक देखता है कि उस आदमी के पास एक क्रॉसबो है और एक भेड़ मरी पड़ी है। लेखक पूछता है कि इसे क्यों मारा। इस पर वो आदमी जवाब देता है कि गाड़ियों पर कूदती है और नुकसान करती है। इसके बाद लेखक होटल के अंदर चला जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी एक कहानी सुना रहा है। वो कहानी एक चुड़ैल की है। वहाँ 2 बच्चे भी हैं जो डरे हुए हैं। बूढ़ा बताता है कि जो लोग भी रास्ता भटक जाते हैं वो चुड़ैल उन्हें जंजीर से बांधकर नरक के द्वार पर ले जाती है और नरक के द्वार पर कुछ हाथ निकलते हैं जो उन जंजीर से बंधे भटके लोगों के हाथ, नाक, कान, मुंह, आँख सब नोच लेते हैं। ये कहानी सुनकर बच्चे और भी डर जाते हैं। लेखक ये देख लेता है और उन बच्चों को वहाँ से भगा देता है। साथ ही बूढ़े आदमी को मना करता है कि वो बच्चों को तो कम से कम भूत प्रेत जैसी बकवास बातें ना सुनाए। तभी अंदर कमरे से एक व्यक्ति बाहर आता है जो इस होटल का मैनेजर है। बूढ़ा मैनेजर को लेट आने पर काफी गुस्सा करता है और लेखक को बताता है कि वो होटल का ओनर है। मैनेजर लेखक को 1 हफ्ते के लिए रूम देता है। मैनेजर लेखक को ये भी बताता है कि कल का दिन खास है क्योंकि कल हैलोवीन है और इस मौके पे होटल एक कॉस्ट्यूम पार्टी दे रहा है। पर लेखक कहता है कि उसे शोरगुल से दूर रहना है, इसलिए उसे किसी भी बचकानी पार्टी के लिए परेशान न किया जाए। यहाँ पर हम मैनेजर और लेखक के बीच हुई बातों से ये जान पड़ते हैं कि लेखक काफी फेमस तो है, पर साथ ही काफी रूड भी है। लेखक अब अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा है। इस दौरान वो होटल के मालिक और उस आदमी को जिसने बाहर भेड़ को मारा था बातें करते सुनते हैं कि लिफ्ट का दरवाजा अभी भी मजबूत है, उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। लेखक आगे बढ़ता है। उसे वहाँ एक और स्टाफ मेंबर मिलती है। वो लेखक को उसका रूम दिखाती है। लेखक उस लेडी स्टाफ मेंबर से अपनी मोम की तस्वीर दिखाकर उस पेड़ के बारे में पूछता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेखक उस पेड़ के पास ही खड़ा है। लेखक अपनी मोम की राख को पेड़ की जड़ों में डाल देता है और वहीं अपने पिता की राख को यूं ही हवा में फेंक देता है। वापस लौटते समय लेखक को वहीं मरी हुई भेड़ दिखती है। लेखक उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी एक आवाज से वह चौंक जाता है। वहाँ एक और बूढ़ा बैठा है। वह बूढ़ा लेखक को शराब ऑफर करता है। बूढ़ा बताता है कि ये शराब उसने खुद से बनाई है। इस शराब को पीकर शैतानों से लड़ने में मदद मिलती है। पर लेखक को जैसे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वहाँ से चला जाता है। होटल में अब और भी मेहमान आ रहे हैं। इधर लेखक उस लेडी स्टाफ मेंबर को अपनी कहानी का अंश सुना रहा है। ये वही कहानी है जो हमने शुरू में देखी थी।
इस पर लेडी स्टाफ मेंबर ऐसी कहानी को काफी दुखद बताती है और उम्मीद करती है कि लेखक कहानी के अंत को बदल देगा। इस पर लेखक कहता है, मैं ऐसा तब करूंगा जब मुझे यकीन हो जाएगा कि ये दुनिया मेरी कहानी के पात्रों से कम बुरी है। लेखक आगे बताता है कि इस होटल में उसके पेरेंट्स ने हनीमून मनाया था। वो दोबारा आना चाहते थे पर ऐसा कभी हो नहीं पाया। आगे लेखक पूछता है कि उसने देखा कि हनीमून सूट बंद है। इस पर लेडी स्टाफ मेंबर बताती है कि वो कमरा सालों से बंद है क्योंकि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। हमारे मालिक कहते हैं कि सालों पहले उन्होंने ही उस चुड़ैल को वहाँ बंद कर दिया था। लेडी मेंबर ये भी बताती है कि हम सब ये वाकई जानना चाहते हैं कि वहाँ कुछ चुड़ैल जैसा कुछ है भी या नहीं, पर उस लिफ्ट के दरवाजे की चाबी मालिक के पास ही रहती है और मैनेजर जो मालिक का दामाद भी है अपने ससुर से इतना डरता है कि मालिक से चाबी एक बार भी नहीं मांगता। इस पर लेखक बोलता है कि मान लो चुड़ैल निकल भी गई फिर क्या, तुम लोग तो मारे जाओगे। इस पर लेडी स्टाफ मेंबर एक किताब लेखक को दिखाते हुए कहती है कि इस किताब में लिखा है कि अगर चुड़ैल पीछे पड़ गई हो तो चौक से अपने चारों तरफ एक घेरा बना लो। तभी वहाँ प्यून भी आ जाता है और वो बताता है कि उसने भी चुड़ैल को देखा है। वो एक बार लिफ्ट के पास ही खड़ा था, तभी लिफ्ट का दरवाजा खुद ही खुल गया। मैंने आवाज लगाई लेकिन तेज सांसों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। फिर मैंने लाइटर जलाकर अंदर झांकने की कोशिश की और उस अंधेरे कमरे में लाइटर की रोशनी में अचानक एक भयानक चेहरा उजागर हो गया और मैं वहाँ से भाग आया। लेखक इसे कोरी कल्पना कहकर घूट का जाम पी लेता है। तभी मेल स्टाफ मेंबर वहाँ आकर लेडी स्टाफ मेंबर का नाम लेकर बुलाता है। हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि लेडी का नाम फियोना है और फियोना वहाँ से चली जाती है। इधर पियोन लेखक की रचनाओं की तारीफ करता है पर लेखक मानो इससे खुश न होकर और चिढ़ने लगता है। पियोन बताता है कि वो भी कहानी लिखता है पर उसके लेखन में वो धार नहीं है जो पढ़ने वाले को बांध सके। इसके लिए पियोन लेखक से सलाह मांगता है कि वो क्या कर सकता है कि अपने लेखन में सुधार करे। इस पर लेखक मोमबत्ती पे एक चम्मच गर्म करके पियोन के हाथ पर लगा देता है। पियोन जलन से तड़प उठता है। तब लेखक कहता है कि तुम्हें बेहतर लेखन करना है तो सबसे पहले सहनशील बनो। ये सुनकर पियोन हैरान और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब जा चुके हैं और फियोना सफाई कर रही है तो वो देखती है कि टेबल पर लेखक की माँ की तस्वीर और एक टेप रिकॉर्डर पड़ा है। फियोना उसे लौटाने के लिए लेखक के रूम पर पहुंचती है पर रूम पर D&D का टैग लगा है। तभी पियोन भी वहाँ पहुँच जाता है। फियोना पियोन को रूम खोलने को बोलती है। फियोना बोलती है कि उसे लग रहा है कि लेखक के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो जवाब नहीं दे रहा। इस पर पियोन बोलता है कि उसने बहुत शराब पी रखी है, भी उसमें पड़ा होगा, वैसे भी बहुत ही खड़ूस और बदतमीज आदमी है। पर फियोना दरवाजा खोलने की जिद करती है। पियोन दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलकर फियोना अंदर आती है तो वो देखते हैं कि लेखक कमरे की छत से फांसी लाकर लटका हुआ है। इस दौरान हम देखते हैं कि लेखक लिफ्ट में खड़ा है और औरत के रोने की आवाज आ रही है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है लेखक के पीछे उसकी माँ की आत्मा उसे घूर रही होती है। अगले सीन में लेखक हॉस्पिटल में पड़ा है। हम देखते हैं कि होटल सर्दियों के सीजन की वजह से बंद होने वाला है। लेखक होटल में वापस लौट कर आया है ताकि वो अपना सामान ले सके। मैनेजर लेखक को उसका सामान लौटा देता है। लेखक पूछता है कि उसके कमरे का दरवाजा खोलने वाला कौन था। इस पर मैनेजर बताता है कि फियोना ही वो थी जिसने दरवाजा खोला और लेखक को हॉस्पिटल पहुंचाया। लेखक मैनेजर से कहता है कि फियोना को बुला दे, वो उसे शुक्रिया करना चाहता है। पर मैनेजर बताता है कि हैलोवीन पार्टी के बाद से फियोना लापता है। इस पर लेखक पूछता है तो उसे ढूंढा नहीं जा रहा क्या। मैनेजर बताता है कि पूरा होटल छान लिया है पर कोई सबूत ही नहीं मिला। अब जंगल में भी तलाशी चल रही है और पुलिस वालों को एक आदमी पर शक है। वो जंगल में ही रहता है, उसका नाम जेरी है। हम उसे भिखारी समझते थे पर अब पता चला कि उसने 10 साल पहले अपनी पत्नी को ही मार दिया था। ये वही आदमी था जिसे लेखक जंगल में मिला था। अब लेखक सामान लेकर बाहर निकलने लगता है। वहाँ से होटल का मेल स्टाफ मेंबर दिखता है। लेखक उससे फियोना के बारे में पूछता है। वो बताता है कि हैलोवीन की रात फियोना परेशान और दुखी थी। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो और फियोना हस्बैंड और वाइफ है और उससे भी यही लगता है कि जेरी ने फियोना को मार दिया है और जिस दिन जेरी उसे मिल गया वो जेरी को भीड़ की तरह मार देगा। लेखक मेल स्टाफ मेंबर को फियोना को हनीमून सूट में ढूंढने को बोलता है। इस पर वो स्टाफ मेंबर बोलता है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता, वो सालों से बंद है और उसकी चाबी केवल मालिक के पास ही होती है। अब लेखक वहाँ से चला जाता है और कार में बैठ जाता है। उसे याद आता है कि फियोना ने उसकी जान बचाई थी और अब समय है कि फियोना की भी जान बचाई जाए। लेखक जंगल में जाता है। वहाँ उसे जेरी मिलता है। जेरी बताता है कि वो निर्दोष है और लेखक जब जेरी से उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछता है तो जेरी बताता है कि वो कैसे मरी वो खुद भी नहीं जानता। उसे लगता है कि जंगल की चुड़ैल ने उसकी पत्नी को मार दिया था, इसलिए वो उन चुड़ैलों की तलाश में जंगल में ही रहता है। जेरी ये भी बताता है कि फियोना भी मर चुकी है। लेखक पूछता है आखिर जेरी इतने विश्वासी ऐसा कैसे कह सकता है। इस पर जेरी बताता है कि मैं अक्सर दवाई या खाने पीने की चीजों की चोरी के लिए होटल में चला जाता था और 2 रात पहले भी मैं दवाई चोरी के लिए होटल में गया था। जब मैं वहाँ दवाई ढूंढ रहा था तो मुझे घंटी की आवाज सुनाई दी। मैंने आवाज का पीछा किया और मैनेजर की टेबल पर पहुंच गया। वहाँ हनीमून सूट के रूम की घंटी बार बार बज रही थी और अचानक वो घंटी बजना बंद हो गई। मैं कुछ समझ पाता वहाँ मुझे फियोना की आत्मा दिखी
जो कि घंटी की तरफ इशारा कर रही थी। मुझे लगता है कि फियोना की आत्मा चाहती है कि मैं हनीमून सूट में जाऊं और मैं बस होटल के खाली होने का इंतजार कर रहा हूं। इस पर लेखक बोलता है कि हनीमून सूट तो बंद रहता है। इस पर जेरी अपना कोट खोलकर सूट की चाबी दिखाता है और बताता है कि होटल मालिक के घर में चोरी से घुसा था और चाबी चुरा ली। इस पर लेखक पूछता है कि अगर चाबी मालिक के पास ही थी तो फियोना हनीमून सूट में कैसे जा सकती है। इस पर जेरी अनुमान लगाता है कि शायद किसी ने मालिक से चाबी चुराई, फियोना को सूट में बंद किया और चाबी वापस मालिक के पास ही रख दी। लेखक इस पर पूछता है कि भला ऐसा कौन कर सकता है और क्यों ही करेगा। जेरी इस पर क्या मालूम बोल देता है। जेरी लेखक को अपने साथ होटल में चलने को बोलता है। अब रात हो चुकी है। दोनों जंगल में बैठकर होटल के खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। लेखक को अभी भी लगता है कि जेरी को फियोना का भूत दिखना उसका एक भ्रम ही है, जो जरूर उसे देसी दारू पीने के बाद ही हुआ होगा, जिसे जेरी घर पे ही बनाता है। अब दोनों रात के गुप्त अंधेरे में होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। रात के भयानक अंधेरे में रोने की आवाज रोंगटे खड़ा कर देने वाली थी। अब दोनों होटल में घुसते हैं। जेरी मैनेजर रूम में क्रॉसबो लेने चला जाता है, जबकि लेखक बाहर मैनेजर टेबल पर ही रुक जाता है। जब जेरी क्रॉसबो ढूंढ रहा होता है तभी पीछे से कोई आकर जेरी को दबोच लेता है। बाहर लेखक जेरी का इंतजार कर रहा है। हम देखते हैं कि मिड स्टाफ मेंबर जेरी की गर्दन दबोचे खड़ा है और वो जेरी को बेहोश कर देता है। मिड स्टाफ मेंबर अब पुलिस को फोन करता है और बताता है कि उसने जेरी को पकड़ लिया है और वो जेरी को लेकर पुलिस स्टेशन आ रहा है। इसके बाद मेल स्टाफ मेंबर जेरी को वैन में डालता है और वहां से निकल जाता है। अब लेखक होटल में अकेला है। तभी हनीमून सूट की घंटी बजती है और लेखक चौंक जाता है। लेखक के हाथ में लिफ्ट की चाबी है, इसलिए लेखक फैसला लेता है कि वो अकेला ही हनीमून सूट में जाकर फियोना को ढूंढेगा। अगले सीन में लेखक लिफ्ट का गेट खोल देता है और लिफ्ट में घुस जाता है। लिफ्ट ऊपर हनीमून सूट में खुलती है। लेखक नाइट लैम्प लेकर लिफ्ट से बाहर आता है। हर तरफ अंधेरा है, जिससे लैंप की मध्यम सी रोशनी चुनौती दे रही है। लेखक अब हनीमून सूट के अंदर जाता है। हर तरफ धूल से भरी हुई चीजें हैं कि तभी एक घंटी की आवाज से लेखक चौंक जाता है। लेखक देखता है कि ये आवाज एक घड़ी से आ रही है, जिस पर एक छोटा सा पुतला है। लेखक अब सूट के बेडरूम में जाता है। वहाँ बाथटब है, जिसका पानी पूरी तरीके से सड़ चुका है। लेखक बेड के ऊपर लगे मटमैले पर्दे को भी हटाता है, जहाँ उसे सफेद चादर में लिपटा एक खाली बिस्तर दिखाई देता है। लेखक उसी बिस्तर पर बैठकर शराब पीने लगता है और सो जाता है। लेखक सपने में देखता है कि वो बचपन में टीवी के सामने बैठा है और बंदूक से खेल रहा है कि तभी एक जोर की आवाज होती है और उसकी घायल माँ उसके पास आकर बैठ जाती है कि तभी हम एक भयानक चेहरा वाली एंटिटी को देखते हैं जो बेहोश पड़े लेखक को घूर रही है। तभी मैनेजर लेखक को जगाता है। मैनेजर बताता है कि उसे होटल मालिक का फोन आया था कि हनीमून सूट की चाबी गायब है और मैं यहाँ देखने आया था और मुझे तुम यहाँ सोते हुए मिले। लेखक मैनेजर को चाबी दे देता है और बताता है कि जेरी ने ही उसे ये चाबी दी थी और जेरी को स्टाफ का आदमी पुलिस के पास ले गया है। लेखक ये भी बताता है कि जेरी को लगता है कि फियोना भी यही है। चूंकि फियोना ने मेरी जान बचाई थी, मैं उसे ढूंढना चाहता था। मैनेजर लेखक को नीचे चलने को बोलता है। तभी लेखक को वहाँ एक छोटा सा गलियारा दिखाई देता है। लेखक के पूछने पर मैनेजर बताता है कि ये गलियारा नीचे बेसमेंट में जाता है, पर वो मरम्मत के दौरान बंद कर दिया गया था और मालिक वहां जाने से सख्त मना करते हैं, इसलिए हमें भी वहां नहीं जाना चाहिए। तभी लेखक एक बटन दबा देता है जो उस लिफ्ट का है जो गलियारे में चलती है। जैसे ही लेखक बटन दबाता है, मैनेजर बहुत जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि हमें चलना चाहिए, यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रही थी, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। पर लेखक नहीं मानता। इधर मैनेजर अभी भी लेखक पर वहां से चले जाने को बोलता है कि तभी गलियारे की लिफ्ट ऊपर आती है और उसमें बैठी होती है फियोना की लाश। ये देखते मैनेजर वहां से भाग जाता है और लेखक भी काफी हैरान हो जाता है। मैनेजर वहां से भागता है और लेखक को उसी सूट में बंद करके चला जाता है, साथ ही लिफ्ट भी बंद कर देता है। अब लेखक रात में उस भूतिया हनीमून सूट में फियोना की लाश के साथ अकेला बंद है। अब हम देखते हैं कि फियोना मैनेजर से बात कर रही है। मैनेजर फियोना को चाय पीने को बोलता है। चाय पीने के बाद फियोना बेहोश हो जाती है। मैनेजर बेहोश फियोना को लिफ्ट से ऊपर हनीमून सूट में लाता है और बेहोश फियोना को गलियारे की लिफ्ट में बैठाकर नीचे बेसमेंट में भेज देता है। अब फियोना की लाश के पास लेखक को एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। टेप रिकॉर्डर में फियोना बताती है कि वो बेसमेंट में है और मैनेजर के बच्चे के साथ गर्भवती है। मैनेजर इस बात से काफी परेशान था कि अगर प्रेगनेंसी वाली बात बाहर आई तो होटल का मालिक, जो मैनेजर का ससुर भी है, उसे होटल की संपत्ति देने से मना कर देगा और बीवी भी छोड़ देगी। इसलिए मैनेजर ने हम दोनों से पीछे छुड़ाने के लिए हमें इस सूट में बंद कर दिया। इधर लेखक को एक टेबल के नीचे एक गुप्त दरवाजा भी मिलता है जो सूट के बाहर की तरफ खुलता है, पर वो दरवाजा बाहर से ही बंद है। लेखक बहुत लात मारता है पर ताला लगा दरवाजा नहीं खुलता। लेखक दरवाजे पर लगे स्क्रू खोलने लगता है। इधर वैन में जेरी को भी होश आ जाता है और वो वैन से पूंछ पड़ता है। इधर लेखक दरवाजे खोलने की कोशिश करता है कि तभी हम उसके पीछे उसकी माँ की आत्मा को देखते हैं। लेखक अब वापस गलियारे की लिफ्ट के पास आता है। पूरा रूम उसके कदमों की आवाज से गूंज रहा है।
कि तभी रेडियो पर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। लेखक उस तरफ बढ़ता है तो उसके पीछे उसकी माँ की आत्मा भी आ जाती है। लेखक चौंक कर पीछे मुड़ता है पर वहाँ कोई नहीं है कि तभी रूम की लाइट्स बंद होने लगती है। लेखक लैंप उठा लेता है, तभी टीवी खुद ही से चलने लगती है। लेखक टीवी की स्क्रीन में एक बड़े कान की परछाई देखता है। जैसे लेखक टीवी के और नजदीक आता है तो भयानक सी तस्वीर टीवी पर आती है। लेखक डर जाता है। लेखक देखता है कि टीवी पर एक बड़े कान और बड़ी आंख वाला आदमी लेखक का लिखा हुआ खत पढ़ रहा है, जिसमें वो बताता है कि लेखक 10 वर्ष का है और खेलते समय पापा की बंदूक चल गई थी और उसकी माँ मर गई। अब पापा उससे नफरत करते हैं। वो बड़े कान वाला आदमी लेखक को कोसने लगता है और टीवी बंद हो जाती है। अब लेखक अकेला कमरे में लैंप की रोशनी में बैठा है। तभी घंटी की आवाज उसे दोबारा से चौंकाती है। लेखक देखता है कि कमरे में एक फायर एग्जिट भी है, पर वो तहखाने से जाता है। लेखक गलियारे में जाने की सोचता है। तभी टेप रिकॉर्डर पर फियोना की आवाज बजती है। उसमें फियोना बताती है कि एक बार नीचे आ गए तो तहखाने में लगा ऊपर जाने वाला बटन खराब है, सिर्फ कमरे के बटन को दबाकर लिफ्ट ऊपर आ सकती है। इसलिए फियोना भी तहखाने में फंस गई थी। तभी घड़ी में घंटी बजती है। लेखक देखता है कि घंटी के ऊपर एक पुतला है जो कुछ समय बाद घूमता है और घंटी को एक छड़ से मारता है, इससे घंटी की आवाज आती है। लेखक को एक आइडिया आता है। लेखक उस घंटी को उठाकर लिफ्ट के बटन के पास रख देता है और पुतले के पास से घंटी हटा देता है, जिससे जैसे ही पुतला घूमता उसके हाथ में लगी छड़ी गलियारे के लिफ्ट के बटन को दबाती। यानी लेखक भले ही तहखाने में हो लेकिन घंटी पर लगा पुतला लिफ्ट के बटन को दबाकर लिफ्ट को ऊपर बुला लेगा। अब लेखक गलियारे की लिफ्ट से फियोना की लाश उठाकर बाहर एक कुर्सी पर बैठा देता है और खुद लिफ्ट में जाकर बैठ जाता है और बटन दबाकर लिफ्ट के साथ नीचे जाने लगता है। लेखक नीचे तहखाने पहुंचता है। वहाँ घोर अंधेरा है, लेकिन लेखक एक बटन दबा देता है, इससे तहखाने में कुछ लाइट जल पड़ती है। लेखक तहखाने में आगे बढ़ता है। लेखक देखता है कि वहाँ कुछ चीजें लटकी हुई है। लेखक और आगे बढ़ता है और देखता है कि आगे जाकर बेसमेंट का रास्ता एक दीवार लगाकर बंद कर दिया गया है। लेखक अब वहाँ बैठ जाता है और टेप रिकॉर्डर पर सुनता है कि फियोना को तहखाने में कुछ दिखा था जो इंसान तो नहीं था। तभी लेखक को भी एहसास होता है कि तहखाने में कोई और भी है। लेखक जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे वहाँ दीवार पर चौक से बनी हुई कुछ कलाकृतियां दिखाई पड़ती है और नीचे पड़ा था एक चौक। लेखक चौक को उठा लेता है। ये चौक जरूर फियोना का ही था। लेखक वापस लिफ्ट की तरफ भागता है और लिफ्ट में जाके बैठ जाता है, पर घंटी का पुतला अब नहीं हिलता, यानी लेखक नीचे ही फंस गया है। तभी तहखाने की सभी लाइटें बंद हो जाती है और तहखाने में आवाज आने लगती है। तब लेखक को दिखता है एक चुड़ैल का चेहरा। ये वही चेहरा था जिसका जिक्र पियून ने किया था, पर लेखक ने उसे सिर्फ बकवास माना था। लेखक काफी डर जाता है कि तभी घड़ी पर लगा पुतला घूमकर लिफ्ट के बटन पर चोट करता है और लिफ्ट लेखक को लेकर ऊपर रूम में आ जाती है और लेखक लिफ्ट से बाहर कूद जाता है। लेखक अब गलियारे में झांकने लगता है कि तभी देखता है कि वो चुड़ैल गलियारे की दीवार चढ़कर ऊपर आ रही है। लेखक ये देखकर काफी डर जाता है। अब चुड़ैल गलियारे से बाहर आ चुकी है। लेखक डर कर भागता है। चुड़ैल जोर जोर से हंस रही है। लेखक बाथ टब के सड़े पानी में गिर पड़ता है। लेखक वहाँ से भागकर बेडरूम में आता है और दरवाजा बंद कर देता है, पर चुड़ैल दरवाजे के ऊपर लगी खिड़की से लेखक को देख रही है। लेखक अब अपने कोट से चौक निकालता है और बेड के चारों तरफ रेखा खींच देता है। इधर चुड़ैल भी अब दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। लेखक अब बेड पर चढ़ जाता है और चुड़ैल बेड के चारों तरफ घूम रही है, पर चौक की रेखा की वजह से उस पर हमला नहीं कर पा रही। अब सुबह हो चुकी है। मैनेजर वापस होटल आता है और होटल में घुसता है। वहाँ उसे घायल जेरी दिखाई देता है जो लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। मैनेजर बताता है कि कल रात वो भी होटल वापस आया था। उसे यहाँ लेखक मिला था। मैंने उसे जाने को कहा और मैं खुद उसे स्टेशन पर छोड़कर आया हूँ। इधर लेखक अब बिस्तर पर सोकर उठता है। वो देखता है कि बाहर अब कोई चुड़ैल नहीं है, तो वो डरते हुए रेखा से बाहर आता है। लेखक दीवार पे बने एक छेद से देखता है कि वहाँ उसकी कार खड़ी है, यानी जेरी वापस आ गया है। तभी लेखक को मैनेजर की टेबल पर लगी हनीमून सूट की घंटी याद आती है। लेखक कमरे में उस घंटी का बटन ढूंढने लगता है और जैसे ही वो घंटी का बटन ढूंढ लेता है वो उसे खींच देता है, जिससे हनीमून सूट की घंटी बजने लगती है। मैनेजर इस बात से काफी डर जाता है कि कहीं जेरी ये बात न जान ले कि लेखक अभी भी हनीमून सूट में है। इधर जेरी होटल से बाहर आ चुका है। उसे घंटी नहीं सुनाई दे रही। मैनेजर देखता है कि जेरी वापस लौट रहा है और हनीमून सूट की घंटी भी लगातार बज रही है, पर जैसे जेरी वापस होटल में घुसता है घंटी का तार टूट जाता है और लैरी घंटी नहीं सुन पाता। जेरी बताता है कि वो कार की चाबी भूल गया है। मैनेजर घंटी की आवाज़ बंद होने से राहत की सांस लेता है और टेबल पर आकर चाबी उठा लेता है। इधर रूम में लेखक दीवार तोड़कर घंटी की तार ढूंढ लेता है और एक बार फिर से तार खींचकर घंटी बजाने लगता है, लेकिन जेरी अब वापस बाहर जा चुका है।
लेखक एक बार फिर हताश हो जाता है। अब मैनेजर भी चैन से बैठा है कि उसका राज अब हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है। और तभी मैनेजर देखता है कि जेरी वापस लौट आया है और वो कहता है कि उसे समझ ये नहीं आ रहा कि अगर वो लेखक को छोड़ने के लिए शहर गया था तो वापस इतनी दूर होटल लौटकर क्यों आया। इस पर मैनेजर कुछ बहाने बनाने लगता है कि हनीमून सूट वाली बेल फिर से बज जाती है और जेरी समझ जाता है कि मैनेजर झूठ बोल रहा है। जेरी मैनेजर को धमकाता है और लिफ्ट की चाबी लेकर हनीमून सूट पर पहुंचता है। इधर मैनेजर भी होटल में आग लगाने की कोशिश शुरू कर देता है। जेरी छोटे दरवाजे पर लगे ताले पर वार करके उसे खोलता है। अंदर लेखक उसे दरवाजे पे मिलता है। जेरी फियोना के बारे में पूछता है। लेखक बताता है कि वो मर चुकी है और मैनेजर ने उसे मारा है। तभी पीछे से मैनेजर आकर जेरी पर क्रॉसबो से तीर चलाकर उसे मार देता है। लेखक डर कर कमरे में वापस चला जाता है। इधर अब रूम में आग लगने लगी है। मैनेजर जेरी को मार कर नीचे जाता है पर उसे मालूम पड़ता है कि वो गलत चाबी उठा लाया था। ऊपर लेखक जेरी के पास से लिफ्ट की असली चाबी ले लेता है और रूम में वापस चला जाता है। मैनेजर वापस ऊपर आता है और जेरी को चेक करता है पर चाबियां अब वहाँ नहीं है। मैनेजर समझ जाता है कि चाबियां लेखक ने ही ले ली है और अब वो भी वहाँ फंस गया है और उसे निकलने के लिए लेखक से चाबियां लेनी ही पड़ेगी। मैनेजर क्रॉसबो उठाकर लेखक को ढूंढने के लिए रूम के अंदर एंटर करता है पर लेखक छोटी लिफ्ट में बैठकर तहखाने में चला जाता है। लेखक तहखाने में और अंदर जाता है। अब उसे वहाँ चुड़ैल के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। लेखक अपने चारों तरफ एक चौक का घेरा बना लेता है कि तभी उसे वहाँ वही चुड़ैल दिखाई देती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। ना चाहते हुए मैनेजर को भी चाबी के लिए लेखक के पीछे तहखाने में आना पड़ता है। पूरा तहखाना अंधेरे से पटा पड़ा है। मैनेजर संभलते हुए आगे बढ़ता है। आगे उसे छत से लटकी हुई चाबियां दिखती हैं। मैनेजर उन चाबियों को खोलने लगता है कि तभी वहाँ उसे भी चुड़ैल पकड़ लेती है और उसके हाथों में चेन बांध देती है। इधर लेखक तहखाने में अपने खींचे चौक के घेरे में बैठा हुआ है। चुड़ैल उसके सामने से गुजरती है पर लेखक नीचे निगाहों से शांत बैठा हुआ है जैसे उसने मान लिया हो कि यही उसका अंत है। अब लेखक के पास उसकी माँ की आत्मा आती है। लेखक कहता है कि गोली गलती से चल गई थी और आज भी इस बात के लिए दिल से दुखी है और उसकी माँ उसे कहती है कि वो जानती है कि गोली चलाना एक हादसा था और उसे अपने इस बोझ को काटकर आज़ाद हो जाना चाहिए। ये कहते हुए माँ की आत्मा लेखक का हाथ कोट की जेब पर रख देती है। तब लेखक अपने कोट से एक छोटी सी आरी निकालता है। ये वही आरी थी जिससे फियोना ने लेखक की फांसी काटी थी और उसे बचाया था। हम देखते हैं कि लेखक के हाथ में भी हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तभी मैनेजर भी वहाँ पहुँच जाता है। उसके हाथ में भी हथकड़ियाँ हैं और चुड़ैल नरक का दरवाजा खोलती है। उसमें बहुत सारी बुरी आत्माएं हैं जो मैनेजर को अपनी तरफ खींच ले रही हैं। इधर लेखक अपनी बेड़ियाँ काट लेता है और चाबी लेकर तहखाने की लिफ्ट से ऊपर आ जाता है। हम देखते हैं कि फियोना की आंखें अभी खुली हैं, लेकिन जब लेखक उसे देखता है तब फियोना की आंखें बंद हो जाती हैं। लेखक कमरे से बाहर निकलता है। वहाँ जेरी की लाश भी पड़ी है। लेखक लिफ्ट से नीचे आता है और पूरा होटल जल रहा है। लेखक लिफ्ट का दरवाजा खोलने लगता है पर धुएं की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी मेल स्टाफ मेंबर वहाँ आता है। उसे वहाँ लेखक बेहोश मिलता है। स्टाफ मेंबर उसे उठाकर जलते हुए होटल से बाहर ले जाता है। अगले सीन में हम लेखक को हॉस्पिटल में देखते हैं और पियून नई वर्दी के साथ उससे मिलने आया है। पियून ये भी बताता है कि होटल के जल जाने के बाद वहाँ फियोना और जेरी की जली हुई लाशें मिली। वहाँ लोगों को मैनेजर की कार भी मिली, लेकिन मैनेजर कहाँ गया किसी को मालूम नहीं। पियून ये भी बताता है कि उसने लेखक से हाथ जलाने का बदला लेने के लिए लेखक की बियर में जेरी की देसी शराब भी मिला दी थी। अब लेखक थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है। तो क्या उसने जो चुड़ैल अपनी माँ की आत्मा देखी वो जेरी की देसी शराब का नशा था? वो सब क्या एक डिल्यूजन था? लेकिन तब लेखक अपनी हथेली में पड़े हथकड़ियों के निशान देखता है जो चुड़ैल ने उसे दिए थे और वो समझ जाता है कि जेरी वाकई में फियोना की आत्मा को देख पा रहा था। पियून जाते हुए लेखक को उसकी माँ की तस्वीर भी देता है और वहाँ से चला जाता है। अब लेखक उस कहानी को लिखना शुरू करता है जो हमने फिल्म के शुरुआत में देखी थी। वो सैनिक, कांच की बोतल और वो सहमा बच्चा। लेकिन इस बार सैनिक बच्चे को मारता नहीं है, बल्कि बच्चे को बोतल पकड़ा कर कहता है कि वो बच्चा उसके सर पे चोट मारकर बोतल तोड़ ले, नक्शा निकाले और उसे फॉलो करके सारा खजाना ले ले। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करता और बोतल को फेंक देता है और सैनिक को गले लगा लेता है। हम देखते हैं कि जहाँ बोतल गिरी थी वहाँ जानवर का कंकाल पड़ा था जिसपे मार कर बोतल खोली जा सकती थी और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। यानी लेखक ने कहानी का अंत बदल दिया था जैसा कि फियोना चाहती थी।